हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसके बाद जो इस पर न्यूमेरिकल्स निकलते हैं जिस फॉर्मूले से, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप देखो, पहले हमने लिखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। वास्तव में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल की मीनिंग क्या होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी हम इसके पहले 1D मोशन हमने पढ़ा है कि बॉडी अगर क्या है, या तो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है या तो बिल्कुल वाई एक्सिस में मूव कर रही है। तो 1D मोशन को हमने अच्छी तरीके से डील किया। अब ये आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो 2D मोशन का है। मतलब इसमें जो है, जो प्रोजेक्टाइल पाथ आपका बनेगा वो वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों मिला करके जो पाथ आपको मिलेगा उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है बेटा जी। जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर है, कहाँ पर है, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यू वेलोसिटी से थ्रो किया। तो जब हमने इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो आपने क्या देखा कि इसको ऑब्लिकली थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है बेटा जी, ओके। तो अब ये अगर एंगल थीटा, इसको हमने ऑब्लिकली थ्रो किया तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक होगी वर्टिकल वेलोसिटी। और ये जो पार्टिकल है इस पाथ को फॉलो करेगा। और ये पाथ कैसा होगा, तुम्हारे यहाँ से चलेगा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये आपका पाथ होगा पैराबोलिक पाथ। तो मैं पूछूं क्या इस पाथ में सिर्फ एक्स एक्सिस है? आपको कोई सर नहीं, ये तो 2D मोशन है, ठीक है ना। वास्तव में यहाँ पर पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है। तो पूरे के पूरे होल पाथ है उसमें 2D मोशन है, एक तो वर्टिकल भी है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल भी है। तो इसलिए जो है इसके पास जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को दो पार्ट में हम दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे। एक तो होगा एक्स एक्सिस में, एक होगा वाई एक्सिस में, ठीक है ना। ये होगा यू कॉस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, यू साइन थीटा अलोंग द वाई एक्सिस। कन्फर्म। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट और ये आपको याद रखना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन को जो हम डील करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कि अलोंग कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि जो कि यू कॉस थीटा को चेंज करे। तो मतलब यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वर्टिकल मोशन की बात अगर करेंगे तो वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी काम कर रही है। यानी कहने मतलब ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा, उसकी स्पीड कम होगी। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि लगातार ग्रेविटी उसको कहाँ खींच रही है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ। यहाँ पर क्या हो गई वेलोसिटी 0। कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब कि पूरा का पूरा जो मोशन है वो मोशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। सिर्फ आपका जो एम है, आपका जो फोकस है वो वर्टिकल मोशन पे होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वर्टिकल मोशन में हो रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो मोशन, एक हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग डील कर लें, क्योंकि हमें 1D डील करना आता है। तो एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग डील कर लेंगे, वर्टिकल को अलग डील कर लेंगे, बाद में दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका पैराबोलिक पाथ यानी प्रोजेक्टाइल मोशन आपको मिल जाएगा। तो हम 1D को अलग, एक्स वाले को अलग, वाई वाले को अलग डील करके फिर हम उसको क्लब करेंगे। देखो वर्टिकल मोशन में क्या है, देखा मैंने कि भाई ऊपर इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल मोशन में, बोलो यू साइन थीटा है, ऑब्जेक्ट जाएगा फिर क्या है, नीचे की तरफ आएगा, ये वर्टिकल मोशन है। सारे के सारे चेंजेस इसी में होने वाले हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है ना बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जी है, तो इसको जी लेके चलेंगे। और एक्स एक्सिस में क्या एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि उसमें कोई उसके अलोंग कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहेगी। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस वेलोसिटी से यहाँ से इसको थ्रो करोगे, जिस मैग्नीट्यूड से, उसी मैग्नीट्यूड से यहाँ पर ये हिट भी करेगा। ऐसे करोगे, ये जो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, ये यू, वो बिल्कुल वही आएगा जिससे आपने इसको थ्रो किया है, क्योंकि ये फ्री फॉल हो गया ना बेटा जी। तो जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे वेलोसिटी बदलेगी, बट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर आपने 5 मीटर से इसको थ्रो किया तो ये 5 मीटर से क्या करेगा, इस पॉइंट को हिट करेगा। इस बात को याद रखना आप लोग, ये आपको आगे चल करके काम करने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया। और हॉरिजॉन्टल में क्या वेलोसिटी है, आपने यू कॉस थीटा मेंशन कर दिया। देखो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया, देखो कि ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ थ्रू किया तो ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव करेगा एक्स एक्सिस में, और वर्टिकल भी जाएगा, वर्टिकल में जा रहा है फिर वापस आ रहा है।
ये कौन सी वेलोसिटी, यू कॉस थीटा, ये कौन सी है, यू साइन थीटा। ये क्या है, देखो यू कॉस थीटा जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ भी है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कम हो रही है। यहाँ पर क्या है, यू कॉस जो कहते हो वर्टिकल कम हो गई, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर आने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, लेकिन यू कॉस थीटा जो कहते हो बना हुआ है। जब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट इस पाथ पे आएगा तो देखो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। आप देख रहे हो इस बात को, इधर यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा जो का त्यों रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट इसको हिट करेगा तो बस चेंज क्या होगा, यू कॉस थीटा जो का त्यों होगा, और ये देखिए यू साइन थीटा जो ऊपर की तरफ था वो डाउनवर्ड हो जाएगा। सारा का सारा देखो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल इसके है, ठीक है ना। बस चेंजेस क्या है, यू साइन थीटा अपवर्ड, यहाँ पर ये क्या है, डाउनवर्ड है। रिजल्टेंट वही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है, बट डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, चेंज होगी बस, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि सर यू एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट होगा, ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और यू आई क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर क्या होगा, इंक्रीज, ऊपर जाएगा तो डिक्रीज फिर आएगा तो इंक्रीज होगा। आई थिंक ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जो कि नीट और जेईई में पूछे गए हैं, फिर मैं आगे फॉर्मूले को डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पर क्या है, आपसे क्या पूछ लिया गया, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। सर आपने क्या किया, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, बोलो यू है, क्या है बेटा जी, यू है। जब इसको हमने ऑब्लिकली थ्रो किया, इसके दो वेलोसिटी होगी, यू कॉस थीटा होगा, इधर क्या होगा बेटा जी, यू साइन थीटा होगा, ठीक है ना, उसमें कोई इसकी कोई बात ही नहीं है। कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, इनिशियल स्पीड की हाफ हो गई। तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, हाईएस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इसके पास नेट वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो यू कॉस थीटा है, वर्टिकल जीरो है, तो नेट क्या होगी, यू कॉस थीटा। क्या ये यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बाई 2 के है, हाफ ऑफ द क्या कहा गया है, इनिशियल क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, यू है, यहाँ पर स्पीड क्या होगी, यू कॉस थीटा होगी, ये किसके बराबर होगी, यू बाई 2 के होगी, ये यू बाई 2 के होगी। यहाँ से यू कट गया तो क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। इट मीन्स इस कॉन्सेप्ट को आप समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। ये 2010 में पूछा गया अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक इस बात को आप समझ गए होगी। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऊपर डिस्कस किया उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो बेटा बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतना। ये आपका इनिशियल पॉइंट ए है, ये क्या वेलोसिटी दिया गया है, बोलो u इक्वल टू 2i प्लस 3j दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, 2i कहाँ कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा, 3j कहाँ होगा, वर्टिकल में होगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसके पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी जो यहाँ पर है, ये आपका 2i होगी। इस पॉइंट पर क्योंकि यहाँ से चला है ये, जितनी वेलोसिटी यहाँ जितनी मैग्नीट्यूड यहाँ से होगा उतना यहाँ से भी होगा। हिट करने के बाद जो वर्टिकल इसकी जो जब इनिशियल पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी 3j है वहीं हिट करने पर भी वही वेलोसिटी होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी इसकी, चेंज होगी। तो ऊपर 3j है, यहाँ पर नीचे 3j हो जाएगा। तो अब बताइए 2i और 3j का रिजल्टेंट क्या होगा, 2i माइनस 3j होगा। तो आई थिंक रिजल्ट आपका सी सही होगा, ठीक है ना। बस आपको समझना था और सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करना था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप उसमें डिटेल में जाओ लगाओ फार्मूला, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको समझना है कि जिस मैग्नीट्यूड से हम उसको थ्रो करेंगे उसी मैग्नीट्यूड से वो क्या करेगा, हिट करेगा किसको, सरफेस को, ठीक है ना। जिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से गया हुआ है उसी मैग्नीट्यूड से वो हिट करेगा। वेलोसिटी हम नहीं बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगी, बट मैग्नीट्यूड वही होगा जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बेटा हम इस कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम t, ठीक है ना। देखिए क्या है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे, किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। जब यहाँ से आपने यू वेलोसिटी को थ्रो किया तो इसके दो कंपोनेंट यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा है, और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा है। और किसी टाइम टी पर बताओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको कह सर हॉरिजॉन्टल जो कहते हैं होगी यू कॉस थीटा होगी, और जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, इतना समझ लो कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जो इनिशियल कितना है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा माइनस GT होगी। क्या होगी, ये किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है यू साइन थीटा माइनस GT से ही निकलने वाला है, चाहे टाइम t पर।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी, व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, बस माइनस जी टी कर देना है, टी टाइम आपको दिया होगा और जी से मल्टीप्लाई करके आपको ये रिजल्ट निकालना होगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा और आपका एक्स के अलॉन्ग क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा। तो बस आपको वर्टिकल ये मिल गया क्या, यू कॉस थीटा, ये मिल गया आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी आ गया। और रिजल्टेंट क्या होगा इसके, बिल्कुल ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वी नेट, कितनी होगी, यू ये हो गया यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, रख के उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, किसी पॉइंट पर हम कैसे नेट वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंगल थीटा, तो अगर आपको थीटा निकालना है तो क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा होगा ना, ये आपका कितना होगा, ये होगा टेन थीटा, क्या होगा, अपोजिट वेलोसिटी अपॉन एडजेसेंट वेलोसिटी, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स होगा, मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा होगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ से हम लोग थीटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर मेकिंग एन एंगल कितना है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45। ठीक है, इसको हमने यहाँ से थ्रो किया, मान लो इस पॉइंट पर आया, किसी टाइम टी पर आया और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई बात। तो बताइए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, तो टेन 45 कितना एंगल, टेन 45 क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स होगा, वी वाई क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा, पता आपको वी वाई ये है, और अपॉन ये क्या होगा, यू कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टेन 45 कौन होता है, तो जाएगा यू कॉस थीटा यू साइन थीटा माइनस जी टी, और थीटा कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है ना पहले से, इनिशियल क्या है आपका 60 डिग्री, यू कॉस 60 रख दिया, यू साइन 60 माइनस 20 रख दिया, सॉल्व कर दिया, टी इक्वल टू क्या आ गया 5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 आ गया। इस तरीके से किसी भी टाइम पर हम लोग क्या है, मतलब जिस टाइम पर कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तो उस टाइम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है बेटा। अब बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल मोशन से हम लोग डील करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के जाने का टाइम क्या होता है, u बाई जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकल u से फेंकते हैं तो u जाने का टाइम u बाई जी होगा और आने का टाइम भी u बाई जी होगा। तो जाने का और आने का टोटल टाइम क्या होगा, 2u बाई जी होगा। सिंपल वर्टिकल की बात करेंगे। और अगर प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ u साइन थीटा है। जाने की वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। आने की वेलोसिटी क्या है, u साइन, तो जाने वाली वेलोसिटी u साइन थीटा है बेटा जी। जा रहा है तो टाइम ऑफ t1 क्या होगा, t1 होगा क्या, u साइन थीटा अपॉन जी होगा। और आते वक्त सेम टाइम होगा, कितना होगा, u साइन थीटा अपॉन जी होगा। दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जाने का u साइन थीटा और जाने का u साइन थीटा और हिट भी करेगा u साइन थीटा से। इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी, u साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। जैसे यहाँ पर सिंपल क्या है, u से जा रहा था 2u बाई जी हो गया। यहाँ से किसे जा रहा है, u साइन थीटा से। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसमें 2 मल्टीप्लाई करके जी से डिवाइड कर देंगे तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। ठीक है। अगर कभी कभी कहता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, तो उसके लिए क्या है, इस इनिशियल स्पीड क्या है, u साइन थीटा है। ठीक है ना। अगर इनिशियल स्पीड आपकी u साइन थीटा है, सिंपल अगर एक ऑब्जेक्ट है इसको आपने u से थ्रो कर दिया, u से किया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट की वैल्यू क्या होगी, ये हाइट की वैल्यू होगी आपकी u स्क्वायर अपॉन 2g होगी। जो इनिशियल वेलोसिटी उसका स्क्वायर करके अपॉन 2g कर दो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वर्टिकल क्या होती है, u साइन थीटा होती है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द पार्टिकल, h इक्वल टू u स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, सिंपल फार्मूला। और यहाँ से क्या है, तो हम लिखेंगे h इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर। यू वाई का मतलब क्या है कि यू वाई का मतलब u साइन थीटा, जो वर्टिकल वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। या तो इसको याद करो या तो इसको याद कर लो आप। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, r इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको आपने समझा भी होगा, देखा और इसको आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम कराएंगे इसके बाद ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई, u दिया हुआ इतना 5 कैप प्लस 10 जे कैप। फाइंड आउट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज।
सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी एफ इक्वल टू 2 u/g। यू वाई कितना है देखो उसमें 10 है ना, देखो यू एक्स 5 है, यू वाई आपका 10 है, तो 2 × 10/10 आ गया 10 सेकेंड। ठीक है ना, ये निकल गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है बोलो, अगर आपको क्या निकालना मैक्सिमम, देखो मैंने यहाँ निकाला हुआ है एच इक्वल टू क्या, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई कितना है 10 है, तो 10 स्क्वायर अपॉन 2 × 10 आपका आ जाएगा 5 मीटर आ गया। ठीक है ना। रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होता है, इनिशियल हॉरिजेंटल स्पीड यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 10 मीटर आ गया। तो यहाँ से आपने तीनों को कैलकुलेट कर लिया। डाउट होगा डिस्कस करना। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े इजी थे, बट पूछे गए इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, मतलब रेंज और हाइट में क्या रिलेशन है, 4h इक्वल टू आर tan थीटा होता है। थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजेंटल डायरेक्शन के बीच का एंगल है। और अगर आर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज की बात करें तो 4h होगा, और रेंज कब होती है मैक्सिमम, तो थीटा इक्वल टू आपका 45 होता है। रेंज इज मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 45, तो आर मैक्स का फार्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी डायरेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखते द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है, इक्वल है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब 4h इक्वल टू आर tan थीटा दिया हुआ है। ये तो फार्मूला आपका पता है, ये दिया नहीं है, फार्मूला आपका है ये 4h इक्वल टू आर tan थीटा। और ये कहा गया है कि h इक्वल टू आर, हाइट और रेंज दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, जहाँ पर आर था यहाँ h कर दिया, कट कर दिया, तो tan थीटा क्या आ गया, 4 आ गया, थीटा इक्वल tan इनवर्स 4 आ गया, यानी tan इनवर्स 4 की मीन्स यानी ऑप्शन बी करेक्ट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा जी। और कुछ क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी हो गए, आप लोग सॉल्व करना, नहीं आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। इस वीडियो में हमने जो है वेक्टर एनालिसिस पर एक मेमोरी मैप डिजाइन किया हुआ है फॉर नीट एंड जेईई। ठीक है ना। यहाँ पर हमें पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों में डिफरेंसेस आप समझ भी रहे हो, जानते भी हो, इसमें डिस्कस नहीं करना है। जो इसकी मेन पॉइंट है, जो जेईई और नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और कॉन्सेप्ट हमारा लिमिटेड होगा, लिमिटेड फॉर्मूले होंगे, और जो मैक्सिमम वो सारे के सारे फॉर्मूले जो नीट और जेईई में पूछे गए हैं, उनका एप्लीकेशन दिया गया है, उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हम वेक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, स्केलर कौन कौन सी होती है। आपको पता है कि वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, उन्हें वेक्टर कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्केलर हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप जानते हो, बट बेसिक प्रॉपर्टी पे आते हैं जहां से प्रॉब्लम निकलते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, देखो ध्यान से, कि पहली प्रॉपर्टी हमने पहले क्या कहा कि भाई देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो जस्ट अपोजिट है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना। आई थिंक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है को प्लेनर वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है या कोई 3D पिक्चर में कोई आपके पास बॉडी है, तो दो वेक्टर आप कब होंगे को प्लेनर, जब एक ही प्लेन में लाई करें। जैसे मान लीजिए एक कोई प्लेन है, देखो पूरे क्यूब की ये ऊपर की एक प्लेन है, इसी प्लेन में दो वेक्टर ए और बी है, इनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दोनों वेक्टर को बोलेंगे आपस में ये क्या है, को प्लेनर है। ये भी आपस में क्या है, को प्लेनर है। तो आई थिंक इस बात को समझ गए कि दो वेक्टर अगर किसी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। ठीक है बेटा जी। अब आगे आपकी बात आ गई कोलिनियर वेक्टर, है ना। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है, अगर क्या है, पैरेलल है, तो वो तो हो जाएंगे कोलिनियर, वो तो हो गए पैरेलल वेक्टर हो गए। लेकिन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब मान लीजिए एक वेक्टर आपका ए है, दूसरा आपका बी है, दोनों आपस में पैरेलल में है, एक का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, एक का कम है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। डायरेक्शन इनकी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो चलेगा। तो जब इनको हम आपस में रिलेट करेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी आ जाएगा। लैम्डा क्या है, कोई एक कांस्टेंट है जो कि बी से मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर ए दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है वेक्टर बी से, तो बी के मैग्नीट्यूड में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं कोलिनियर
वेक्टर्स। ठीक है बेटा जी। अब जो मेन टॉपिक आपका है ये कि एडिशन ऑफ वेक्टर हम कितने तरीके से करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता है, तो हमें एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आपस में सेम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे हम एडिशन करेंगे वैसे क्या है, एक वेक्टर को अपोजिट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो एडिशन से ही आपका सब्ट्रैक्शन निकल के चला आएगा। और जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहां से भी न्यूमेरिकल्स निकलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, हम जो दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से लॉ है, किस रूल के हिसाब से हम उनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहला आपका आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में क्या है, मान लीजिए आपका वेक्टर ये है, दूसरा कोई वेक्टर बी है। इनको ए और बी को अगर हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए ड्रॉ कर देंगे, तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिला देंगे। ठीक है ना। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है। अब पहले वेक्टर का जो टेल है और दूसरे का हेड जब मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ जाएगा वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या होगा, ए और बी का सम होगा। तो वेक्टर सी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसे बोल रहे हैं ट्रायंगल लॉ। क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगल लॉ कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे का टेल मिलाने के बाद पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड जब मिलाएंगे तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब आपका आ गया पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या है, इसी का ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहां पर सिर्फ दो वेक्टर थे, यहां पर क्या होंगे, मान लीजिए एक वेक्टर आपका ये ऐसे है, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर आपका ऐसे है। ठीक है ना। तो पहला वेक्टर ए हो गया, दूसरा आपका बी हो गया, फिर तीसरा आपका ये क्या है, ये आपका सी हो गया। बहुत सारे वेक्टर आ रहे हैं, आपका क्या हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, 1 2 3 यहाँ पर 4 वेक्टर हैं। इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इनको हम पॉलीगन लॉ से सॉल्व करेंगे। पॉलीगन लॉ ये कहता है कि पहला वेक्टर ड्रॉ कर लो, फिर दूसरे के टेल को पहले के हेड से मिलाओ, फिर तीसरे को दूसरे वाले के हेड से और तीसरे वाले के टेल से मिलाओ, मिला करके इसे ड्रॉ कर लो। जब आपने इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया सारे वेक्टर्स को डायरेक्शन के साथ, फिर आप लास्ट में क्या करो, सबसे जो पहला वेक्टर है वो वेक्टर लो, हमने ये लिया, और सबसे लास्ट वाला वेक्टर है पहले वेक्टर का टेल और सबसे लास्ट वाले का हेड आप मिला दो इस तरीके से ऐसे। तो ये वास्तव में जो मिलेगा आपका ये रिजल्टेंट मिलेगा, और ये जो रिजल्टेंट है ये सबका सम होगा, इसे बोलेंगे पॉलीगन लॉ। तो आपने कहा वेक्टर आर जो हमारा आ जाएगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी, इसे बोलेंगे पॉलीगन लॉ। ठीक है बेटा जी। ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ ये बहुत ही कम यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है पैरेललोग्राम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल आपको बनने वाले हैं। ठीक है बेटा जी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बेटा जो हमारा पैरेललोग्राम है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है तो उसको ए हम ड्रॉ करते हैं, तो ए के टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को ही मिलाएंगे। ठीक है ना। तो पहले का टेल और दूसरे का टेल दोनों मिलाने के बाद वेक्टर ये हुआ, ये आपका वेक्टर बी हुआ। ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ में ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ट्रायंगल लॉ का जो है एक कन्वर्टेड फॉर्म ही क्या आपका है, ये पैरेललोग्राम, मतलब उसको एक्सटेंडेड फॉर्म ही आप कह लेंगे पैरेललोग्राम ही है। ठीक है ना बेटा जी। तो हम पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू भी क्या है, प्रॉपर तरीके से दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। तो आपने कहा ये वेक्टर हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। अब पैरेललोग्राम हम जब लगाते हैं तो दोनों वेक्टर के टेल को आपस में मिलाते हैं बिल्कुल डायरेक्शन के साथ, और मान लो कितना एंगल दिया, इसमें थीटा दिया हुआ है। अब इनको ऐड करने का तरीका क्या है, अब इन दोनों को रेफरेंस लेके बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। तो आपने कहा सर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ये यहाँ इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर दिया हमने, और दूसरा हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे इसके पैरेलल। अब हमने क्या किया, कि अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसको हमने यहाँ से ड्रॉ किया ऐसे, ये आपका बन गया रिजल्टेंट आर। ये जो आर है, ये जो डायगोनल है ना, ये दोनों वेक्टर का जो डायगोनल है ये वास्तव में ए प्लस बी का सम है। ठीक है बेटा जी। और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है ना। तो अगर मान लो हम आर की बात करें, व्हाट इज द आर, कहोगे सर आर यहाँ पर होगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है ना। ये तो कर दिया आपने। फिर अगर आर के मैग्नीट्यूड की बात करें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर आर है ना ये, इसमें डायरेक्शन भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या बना कि जो रिजल्टेंट बना वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड बना, ये मैग्नीट्यूड ना आपका, ये कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ए और बी के बीच का एंगल कॉस थीटा। याद रखना ये एंगल आपका कॉस थीटा, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये मेन फॉर्मूला आपका ये हो गया कि दो वेक्टर का अगर सम निकालना हो और दोनों के बीच का अगर आपको एंगल पता हो तो आप इस फॉर्मूले से रख करके उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आ गई, कोई बच्चा पूछा कि जो आपने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया हुआ है ये तो इसका आपने निकाला मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन के लिए क्या है, देखते हैं कि ये जो वेक्टर है वेक्टर ए से या तो वेक्टर बी से क्या एंगल बना रहा है। मान लो अगर ये जो एंगल बना है ये वाला एंगल, इसको मान लिया हमने कि ये फाई है। फाई इज व्हाट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल। यही फाई क्या बताएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है बेटा जी। और यहाँ से जो फाई निकल के आता है, तो यहाँ से जो tan फाई निकल के आता है वो क्या आता है, tan फाई इज इक्वल टू बी अपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर का बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका tan फाई हो जाएगा। और tan फाई निकल गया तो फाई भी निकाल सकते हो, और फाई निकलते ही क्या है, आर की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। याद रखना फाई क्या है और थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड फाई इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या फाई इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है बेटा। अब बेटा यहां से देख लो आप लोग कि अगर ए और बी के बीच का एंगल चेंज होगा तो आर की वैल्यू चेंज होगी, है कि नहीं बेटा जी। तो आपसे मैं पूछूं अगर कि बताओ आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा। रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब बी ए के अलोंग आ जाए, मतलब बी पूरा का पूरा ए को सपोर्ट करते। तो आर की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, उसको बोलेंगे आर मैक्स। और ये क्या होगा सीधे, जब बी कहाँ आ जाएगा, सीधे ए के अलोंग आ जाएगा तो बी और ए का दोनों का मैग्नीट्यूड सीधे ऐड होगा, ए प्लस हो जाएगा बी। ठीक है ना। अच्छा अब बताओ इस आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये बी जो है जस्ट अपोजिट हो जाए ए के, इधर की तरफ आ जाए। तो पूरे के पूरे ए में से बी को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो बताइए जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब क्या होगा वो ए माइनस बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जस्ट अपोजिट हो जाए आपस में, है ना। तो मैक्सिमम ए प्लस बी, मिनिमम ए माइनस बी। और ये कब होगा, ये तब होगा जब थीटा क्या तुम्हारा होगा 0 होगा। और ये कब होगा, जब थीटा तुम्हारा क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसके बीच में आपको आर यहाँ से निकालना होगा। ठीक है ना। थीटा 0 पर सीधे ए प्लस बी, थीटा 180 पर ए माइनस बी, और 0 और 180 के बीच का कोई एंगल है, सीधे लगाओ फार्मूला, थीटा रख के सॉल्व करो, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगर कोई आपसे कहे कि बताइए ए और बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब अगर आपने ए माइनस बी की बात की तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, सब्सट्रैक्शन में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। इसे ये कब आएगा, जब आपका होगा सीधे वेक्टर ए माइनस क्या आएगा, वेक्टर बी वेक्टर आर, है ना। अगर ए माइनस ए में से बी को करते हो माइनस तो आपका रिजल्टेंट ऊपर वाला आएगा। इसको पॉइंट आउट कर लेना, सिर्फ माइनस करना होता है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप लोग वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हो। ठीक है। अब बेटा हमारा जो थर्ड क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। हम वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो किसी भी वेक्टर को जब रिजॉल्व करना हो, ठीक है ना, या तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना हो, तो मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, तो आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस है, जेड भी आ सकता है, अभी हम 2 डायमेंशन ले रहे हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका वेक्टर है ए है। अब वेक्टर ए जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस एक्सिस पर जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा आएगा, और जो एक्स एक्सिस के होगा परपेंडिकुलर उस पे आपका साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। ठीक है ना। तो अगर आपने थीटा यहाँ बना हुआ है तो इस पर क्या आएगा, इसका कितना कंपोनेंट, इसका क्या मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए है। इसको रिजॉल्व करोगे इस पर क्या आएगा, ए कॉस थीटा, क्या आएगा इस पर ए कॉस थीटा, इस पर क्या आएगा ए साइन थीटा। ठीक है ना। वेक्टर की बात आ गई। तो आपने कहा कि ये तो मैग्नीट्यूड आया, ये भी मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। अगर कहोगे सर ये कोई मान लीजिए नया वेक्टर आपका ये है, इधर क्या है, इधर आपका आई कैप है, इधर क्या आपका बोलो जे कैप है। तो इधर ये जो कंपोनेंट है
ये किसका कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है, किस एक्सिस पर, ए एक्सिस पर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए हमारा ऐसे है, और मैंने आपको एक्सिस ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इसको मान लिया हमने वाई है, इसको मान लिया हमने एक्स है, ये एंगल बोल लिया हमने थीटा है। अब बताओ इस ए का कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग कितना आएगा, होगा सर आएगा, क्योंकि थीटा बना है वाई के साथ, ये आएगा ए कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, ए साइन थीटा। इस बात का याद रखो कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है उस पर कॉस आता है, और जिस उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन आएगा। बस आप इतना ही याद करो तो आप वेक्टर को रिजॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है बेटा जी। अब बेटा हम यहाँ पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब सीधे हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, कुछ प्रॉपर्टी देख ली हमने, और प्रॉब्लम करते वक्त बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है, वो वेक्टर नहीं आता है। तो अगर हम फार्मूला क्या है, अगर ए और बी दो हमारे पास वेक्टर, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई किया इंटू कॉस थीटा। ये वेक्टर आपका ये से ए बना हुआ है ये, और ये क्या बना आपका बोलो, ये बना आपका बी बना हुआ है वेक्टर, और क्या एंगल लिया हमने, थीटा लिया। तो ये बनेगा आपका सीधे ए बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना, कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, हम इसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर दो वेक्टर सेम है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो डायरेक्ट उनका स्क्वायर हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट आपका सीधे स्केलर ही आना है, तो इसको सीधे आप कर सकते हो। तो ये कुछ फार्मूले थे जिनको आपको याद रखना है। एप्लीकेशन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर अगर हमको दिए गए हैं तो हम दोनों के बीच के एंगल को भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम दोनों के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर का डॉट क्या होगा, जीरो हो गया, तो पक्का है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसकी हेल्प से हम क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें दो वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी तो हम निकाल सकते हैं, दोनों का डॉट करके अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड करके सॉल्व करेंगे, आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिलेगा, थीटा मिल जाएगा आपको। तो यहां से हम क्या है, दो वेक्टर के बीच का क्या है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर के बीच का हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर्स, फाइंड द प्रोजेक्शन वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर आपका ए है, ये कोई वेक्टर आपका बी है, तो ए का कितना प्रोजेक्शन आएगा कि बी पर, ठीक है ना, ए का प्रोजेक्शन कितना बी पे आएगा, तो आपका ये है ना ए, इसका जो ए का कंपोनेंट इस पर आएगा, कितना एंगल बना रहा थीटा, ये कॉस थीटा आएगा, है कि बेटा जी, क्या आएगा, ये कॉस थीटा आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि ए का कितना कंपोनेंट आया, ए कॉस थीटा। तो आपको पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी निकालो अपॉन जो है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको रिजल्टेंट आएगा ए कॉस थीटा जो है, यही तो आपका है क्या, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ए कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे आपको और समझ में आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है बेटा जी। ये कॉन्सेप्ट आपका है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। दो वेक्टर का डॉट लेना मैंने सिखा दिया आपको, और दो वेक्टर का आप क्रॉस लेना सिखाएंगे। क्रॉस बिल्कुल अलग तरीके से है। तो ए और बी का जब हम दो वेक्टर हमारे पास है, एक ए है और एक बी है ना, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर ए और बी का हम क्रॉस लेते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा, तो पक्का है कि उसका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्रॉस में हमेशा जो रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो आपने कहा ए क्रॉस बी किया तो हमें सी मिलेगा। सी क्या मिलेगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और एन कैप क्या है, एन कैप डायरेक्शन ऑफ सी है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो आप, तो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे हम। अपने 4 फिंगर को रोटेट करेंगे ए से बी, किया रोटेट, आपका जो 4 फिंगर है उसको हम ए से बी रोटेट करेंगे, थंब आपका ऊपर जाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आने वाला बेटा जी, वो ऊपर की तरफ आने वाला है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, तो आप इसे क्रॉस कर सकते हो, ये ऊपर की तरफ आने वाला है, यानी वेक्टर सी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। उस वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या माना हमने है, एन कैप माना हुआ है। तो इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। और अगर आपको वेक्टर ए जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया गया है, तो आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट फॉर्म लगाते हो ऐसे, है ना, आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हो, मल्टीप्लाई क्रॉस करते हो, सब सिखाया गया आपको है, प्रॉब्लम आने पे हम बताएंगे आपको, ठीक है बेटा जी। तो वेक्टर सी इज क्या है, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर लाइज, मतलब ए और बी जिस प्लेन में है, देखो बोर्ड के प्लेन में है ना ये, और सी कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इसलिए क्या है, वेक्टर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी की क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर होगा बेटा जी, ये मैंने पॉइंट आउट किया है। हाँ, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं क्रॉस वाले को, वरना डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और ए डॉट ए वहां पर ए डॉट ए वहां पर डॉट डॉट वाले केस में क्या हो रहा था, सीधे हो रहा था ए स्क्वायर, देखो यहां पर क्या हो रहा था बेटा जी, ए स्क्वायर हो रहा था, डॉट लेंगे तो हाँ ए स्क्वायर हो गया, बट यहां पर अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो पक्का है जीरो आ जाएगा, मतलब दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है उनका क्रॉस करेंगे तो पक्का है वो जीरो आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब हमें देखना है क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, आई एक्स वाई और जेड, एक्स के अलॉन्ग जो डायरेक्शन हम लेंगे उसको बोलेंगे आई कैप, वाई पे लेंगे जे कैप और के पे लेंगे, जे पे लेंगे तो जेड पे लेंगे तो के कैप। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है और जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होता है। डायरेक्शन को ही करता है रिप्रेजेंट कौन, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताता है वो, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर, दीज मैग्नीट्यूड्स आर 1, ठीक है ना। अच्छा, दो यूनिट वेक्टर का अगर हम आपस में डॉट लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, सब 1 देगा, सब क्या देगा बेटा, हमेशा 1 देगा। लेकिन अगर इसको हम इंटरचेंज करते हैं, आई कैप जे कैप करते हैं तो हमेशा 0 देगा, याद रखना इस तरीके से। सिमिलर अगर वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स हैं, उनका डॉट हमेशा 1 आएगा, और अगर सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, तो हमेशा क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो ये तो बात होगी किसकी, यूनिट वेक्टर की। अब देखिए क्रॉस की बात कर लेते हैं, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपका है तो क्रॉस में क्या होगा, आप एक सर्कल बनाओ, ये आपका क्लॉकवाइज, अब इसको दिखाओ, यहां पर आई कैप जे कर और के कैप लिखो, आपको सीखा होगा क्लास में, आपने सिखाया भी होगा। तो आप कहोगे सर आई क्रॉस जे के कैप आएगा, जे क्रॉस के, अगर ये साइकिल को मेंटेन किया हुआ है, साइकिल डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो हमेशा के कैप आई कैप जे कैप आपका पॉजिटिव आएगा, चाहे इधर से चलते ना, राइट से लेफ्ट, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे हमेशा पॉजिटिव देगा। हाँ, अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर बताओ के क्रॉस जे कितना होगा, तो के क्रॉस जे तो आई ही होगा, बट निगेटिव में होगा क्योंकि आपने साइकिल को रिवर्स कर दिया। देखो आई क्रॉस के क्या होगा, जे के बराबर होगा बट निगेटिव होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, आई के बराबर होगा बट निगेटिव होगा, और जे क्रॉस आई क्या होगा, के बराबर बट निगेटिव होगा। आई थिंक इस बात को समझ पा रहे हो आप कि दो वेक्टर का जब क्रॉस लेंगे तो वेक्टर ही मिलता है, क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है, लेकिन कब मिलेगा पॉजिटिव कब मिलेगा निगेटिव, इस बात को आप यहां हमने आपको समझा दिया, ठीक है बेटा जी। अब बेटा लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल के थ्रू ही इसको आप समझ पाओगे, बट इसमें जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आपका है जनरल रिलेटिव मोशन इन 1D मोशन, ठीक है ना। अब आपने 1 डायमेंशनल मोशन में एक स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, हो जाएगी प्लस, है ना। दो ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, एक आगे एक पीछे है, अगर एक पहला वाला दूसरे को देख रहा है, दूसरा वाला पहले को देख रहा है, तो उनके बीच में क्या रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी माइनस। इस सब की स्टडी आपने किया है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन हम 1D डील करते हैं, वहां पर देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल हम प्लस और माइनस कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी। वो प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये इसके बाद आपका आएगा रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या है, स्विमर होता है, बोट लेता है, ठीक है ना, नदी में क्या करता है, वो बोट लेके चलता है, नदी का फ्लो की डायरेक्शन लेनी पड़ती है, स्विमर के बोट की डायरेक्शन लेनी पड़ती है, वहां से रिजल्टेंट निकाल करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में टाइम एक फैक्टर है जो कि कॉमन होता है। क्या होता है, टाइम क्या है, कॉमन फैक्टर होता है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम से भी बहुत सारी क्वेश्चन किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, और उसको मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। और इसमें जो थर्ड कॉन्सेप्ट आपका रेनफॉल प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि हम एक बाइकर है, बाइक लेके जा रहा है, रेन फॉल कर रही है, तो जब उसने बाइकर ने क्या है, जब वो रेन को देखता है कि रेन की वेलोसिटी क्या है, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि रेन की वेलोसिटी क्या होगी, उसका एंगल क्या होगा, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और ये थर्ड जो है
ये आपका है चेजिंग प्रॉब्लम, मतलब एक कार आगे जा रही है, दूसरी जा रही है पीछे से, उसको क्या कर चेज कर रही है। जैसे थीफ है, पुलिस कार है, थीफ कार है, तो पुलिस क्या है, थीफ को, चोर को दौड़ा रही है और उसको चेज कर रही है वो। तो क्या उसमें कितना उसकी डिस्टेंस का क्या कैलकुलेशन होगा, कैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थीफ जब देखेगा क्या बोलते हैं पुलिसमैन को, तो उसको क्या लगेगा उसकी वेलोसिटी। तो इस तरीके से चेजिंग प्रॉब्लम पे कई बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है ना। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू हम इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी, पहला क्वेश्चन क्या है कि द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ये फोर्स लगा हुआ है एट किस पॉइंट पर, 2 0 -3, अबाउट द पॉइंट 2 -2, ठीक है ना, इज गिवन बाई, ये ऑप्शन दिए गए। तो इनको समझना बहुत जरूरी है कि फोर्स किस पॉइंट पे लगा हुआ है। फोर्स मान लो कोई पॉइंट आपने ये लिया, इस पॉइंट पे क्या है 2 0 -3 लगा हुआ है, ये फोर्स लगा हुआ है। और किसके अबाउट लगा हुआ है, अबाउट का मतलब क्या है कि जो पॉइंट फिक्स होगा जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा, तो अबाउट मतलब क्या है, मान लो कोई पॉइंट आपने यहाँ लिया 2 0 -3, है ना, ये आपका बनेगा आर, है ना। मान लो कोई लाइन है ये, और यहाँ पर आपने फोर्स लगाया तो ये रोटेट नहीं करेगा, तभी तो आर रोटेट करेगा, तभी टॉर्क डेवलप होगा ना, डेवलप होगा। तो एट किसे बोलते हैं और अबाउट किसे बोलते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना आप लोग। तो एट पे फोर्स लगा हुआ है, अबाउट पे जहां से पॉइंट निकला हुआ इस तरीके से, तो ये रिजल्टेंट आपका आर होगा। आर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर जो आपका आर होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे माइनस करेंगे ना, करेंगे। तो आपको 2 - 2 आपका आ जाएगा 0 i कैप, है ना, आई कैप में लिखना होगा इसको। ये क्या होगा बोलो, यह मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है, एट वाले पे, एट वाले को रफ करना होगा। एट का पॉइंट ये दिया गया, क्या दिया गया, अच्छा 1 मिनट, ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेट में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आपको सही करूँ उसको। क्या है, एट पे जिससे फोर्स लगा है 2 0 -3 है, फोर्स इस पे लगा हुआ है, और जिस पॉइंट के अबाउट क्या है 2 -2 है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ये आर कितना आएगा, दिस इज द आर क्या आएगा, 2 -2 0 आई कैप हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2j कैप, और -3 -2 हो जाएगा ये प्लस -3 और +2 हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा -k कैप। ये आपका आ गया आर। और आपको एफ ऑलरेडी दिया गया है, एफ क्या दिया गया आपका, देखो ये दिया गया है 4i कैप प्लस 5j कैप और -6k कैप। और आपको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्रॉस एफ, आर आपको पता है आई कैप जे कैप में, एफ भी आपको आई कैप जे कैप में पता हुआ है। तो आप क्या बनाओगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे, वहां से क्या है आर क्रॉस एफ फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है बेटा जी। बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले क्या करो कि आई पर बना लो प्लस, यहाँ बना लो माइनस, यहाँ बना लो प्लस, ये चीज़ पहले मेंटेन कर लो। फिर आप यहाँ लिखो आई कैप। आई कैप क्या है, आई तो प्लस में है तो आई कैप लिखा, इन ब्रैकेट लिखा, ठीक है ना। जब आई कैप को लिखना हो तो इसका जो वर्टिकल लाइन है इसको ब्लॉक करो और हॉरिजॉन्टल ऊपर वाला ब्लॉक करो, बिल्कुल ऐसे। इसको ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, तो क्या बचा, 2 बचा, -1 बचा, 5 बचा, -6 बचा, ठीक है बेटा जी। तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, स्मॉल आर बनाओगे तो ऐसे करते हैं, देखो ऐसे। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में, जो आएगा उसमें से माइनस करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे -1 में। देखो 2 6 जा आ जा, कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और 5 1 जा आ जाएगा -5, और माइनस करना है तो जो तुम्हारा +5, ठीक है ना। इसके बाद जे पर क्या आएगा, जे पर पहले माइनस आ जाएगा, तो जो हमने लिख दिया माइनस इसको ऐसे। और जे का वर्टिकल लाइन ब्लॉक करो, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया और इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, तो क्या बचा, 0 बचा, 4 बचा, -1 बचा, 6 बचा, ये पूरा ब्लॉक हो चुका ना। तो क्या करोगे, -6 और इंटू 0, ये 0 कर देगा ये, और ये हो जाएगा 4, -1 -4 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ जाएगा +4, ठीक है ना। और अब प्लस के कर लो, प्लस के कर लिया तो के को वर्टिकल लाइन ब्लॉक करोगे, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक करोगे, ये दोनों ब्लॉक हो गए। तो 5 0 0 और 4 2 जा 8 विथ माइनस साइन, ठीक है ना। अब ये सॉल्व करते कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ आ जाएगा -7 आई कैप, -4 जे कैप और -8 के कैप। ये आपका आंसर आ जाएगा, मुझे लगता है आपका ऑप्शन
डी करेक्ट है। ठीक है बेटा जी, इसमें थोड़ा टाइम लगा आपको, और अगर आपको मुझे बताना था इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज अगर आपको आता है तो आप बड़ी फास्ट करोगे इसको। आई थिंक मेरी बात समझ में आएगी कि आपका टॉर्क कैसे निकालोगे। देखो बेटा कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बार पूछा गया है। द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी इन मैग्नीट्यूड। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है ना, तो इनको बराबर कर दो फटाफट। ए प्लस बी का क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, इसे मत काट देना बेटा जी, ये प्लस में ये माइनस में है, इसको ट्रांसफ़र किया इधर। अच्छा, ए बी से ए बी कट कर सकते हो, ए बी से ए बी कट सकता है, 2 से 2 भी कट सकता है। ये आ गया आपका प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसको इधर लेके आए तो ये होगा तुम्हारा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी, 90 डिग्री डायरेक्ट, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ऐसे दोनों को इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या गया, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट x and y are 2 meter 3 meter at time t equal to 0 and 7 meter at time t equal to 2 second and 13 meter 14 meter at time t equal to 5 second। ठीक है बेटा जी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड इज। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे। अब आपको बताया कि v एवरेज क्या होता है, v एवरेज है ना, ठीक है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम डेल्टा टी, ये ना था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी होती है। तो फाइनल पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे है, क्या है 13 मीटर एंड 14 मीटर। इसको रख लेते हैं। अब क्या होगा तुम्हारा v एवरेज, तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या है 13 मीटर है, तो जाएगा तुम्हारा 13 i कैप, है ना, और प्लस क्या होगा 14 j कैप। ये तो आपका हो गया xf हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया, माइनस इनिशियल क्या है, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे क्या है 2 i कैप माइनस 3 j कैप। ये आपका इनिशियल है, अपॉन टाइम कितना दिया है, टाइम आपका 5 माइनस 0 होगा ना, 5 माइनस 0 ये आपका 5 है। ये बीच वाले कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल एंड फाइनल पे, बीच वाला कोई मतलब ही नहीं है। आपने ये कर दिया, इसको सॉल्व करना आप जानते हो। ये 13 है, ये आपका 2 है, माइनस होगा कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 i कैप, ये 14 है, ये आपका 3 है, तो तुम्हारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस 17 j कैप अपॉन आ जाएगा तुम्हारा 5, ये आ गया v एवरेज, ये आ गया ऐसे। ठीक है बेटा, ये आ गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। लेकिन आपसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो आप यहाँ से 9 i कैप आ गया, तो आप देख सकते हो। तो बेटा लेकिन यहाँ पर ये प्लस है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 i कैप प्लस 3 j कैप होगा ना, यहाँ पर माइनस थोड़ी दिया गया है, तो प्लस होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, और 11 यहाँ आ जाएगा 11, सॉरी, है ना। तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, v एवरेज इज इक्वल टू 1/5 9 i कैप प्लस 11 j कैप। आई थिंक ये आपका ऑप्शन आया, आंसर आया, तो ये वाला करेक्ट होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ से माइनस में 13 माइनस 2, यहाँ 11 होगा, सॉरी 13 माइनस 2 करोगे तो 11 आएगा ना, तो अब 11 बाहर निकाल लो। क्या करो बेटा, 11 बाहर निकालो। तो अगर आपने v एवरेज किया, v एवरेज है ना, तो आपने क्या किया 11/5 आपने बाहर निकाला, तो i कैप प्लस j कैप आया, ये वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल थी बात, फाइनल माइनस पोजीशन करके, फाइनल माइनस इनिशियल करके फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो ये अगला क्वेश्चन है कि 6 वेक्टर a through f have the magnitude and direction indicated in the figure, which of the following statement is true। ये a है, ये b है, c है, d है, e f सब बनाया गया है। तो क्या b प्लस c f के बराबर होगा, b और c, देखो b यहाँ बना ऐसे है और c ऐसे बनेगा,
ठीक है ना। तो बी और ये बी है और ये सी है, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा ये एफ। तो ये एफ तो है नहीं उस तरीके से, यानी ये रॉन्ग है। दूसरे में आते हैं, क्या है, डी प्लस सी। डी कहाँ पे है, ये आपका अप डाउन डी है और ये क्या सी है, तो डी और सी क्या आएगा, डी ऐसे आ जाएगा, डी ऐसे आ जाएगा और सी आपका ऐसे आ जाएगा। रिजल्टेंट जाएगा इधर की तरफ, एफ जाएगा। तो एफ इधर भी नहीं, एफ तो इस साइड में है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आते हैं डी प्लस ई में, डी प्लस ई करेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका डी है और ये क्या बनेगा बेटा, ये आपका ये ई बनेगा और डी और ई का रिजल्टेंट ऐसे आएगा और ये आएगा आपका एफ आएगा। ये देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है बेटा जी। और बी प्लस सी भी आपका गलत रॉन्ग होगा, यानी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ये आपका करेक्ट है, जो कि डायरेक्शन इस तरीके से इंडिकेट दे रहा है। ई इस तरफ है, डी उस तरफ है, आपने रिजल्टेंट निकाला तो एफ की डायरेक्शन को आप फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। तो आई थिंक जो है डी प्लस ई ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब बेटा इसको देखो कि इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू, ये सीधे आपका जीरो आएगा। लेकिन कैसे आएगा, देखो एक वेक्टर का मान लो ये है, ए है, और दूसरा मान लो आपका ये बी है ना, ये बी है, इनके बीच का एंगल आपका थीटा है। तो बताओ अगर बी क्रॉस ए निकालना आपको है, क्या निकालना है बेटा जी, आपको बी क्रॉस ए निकालना, मतलब बी क्रॉस ए ये निकालना है, बी क्रॉस ए। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो बी क्रॉस ए कहाँ जाएगा, तो बी पर रखोगे फोर फिंगर, ए की तरफ रोटेट करोगे, थंब जाएगा अंदर की तरफ, यानी ये जो आपका ये जो होगा आई थिंक क्रॉस होगा ना, क्रॉस इनवर्ड होता ना, इनवर्ड होगा ना क्रॉस। तो अब ये बी क्रॉस सी कहाँ चला गया, इनवर्ड हो गया, बी क्रॉस सी इनवर्ड हो गया, मतलब बिल्कुल अंदर चला गया। अब बताओ तो बी क्रॉस सी मतलब मान लो बी क्रॉस सी क्या है, सी वेक्टर के बराबर आया, तो सी वेक्टर कहाँ पर है, इनवर्ड है, और ये आपका ए है। तो सी और वेक्टर ए के बीच का डॉट कितना, सी और ए के बीच का एंगल कितना होगा, सी तो इनवर्ड है और ए तो इसी प्लेन में राइट साइड में गया हुआ है। तो वेक्टर ए और सी क्या है, बी क्रॉस ए है ना, ये तो सी है ना आपका, ये वेक्टर सी है, सी इनवर्ड है और ए कहाँ पर, राइट साइड में। तो सी और ए के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वेक्टर सी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और तब सी और ए का जब डॉट निकालेंगे तो जीरो आएगा। आपने देखा है ये पूरा का पूरा वेक्टर और ये पूरा का पूरा वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इनका जो डॉट आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा ये भी शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। इन दोनों को बराबर कर दो, एक ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन मॉड है तो एन कैप आएगा नहीं, तो ए बी साइन थीटा कर दिया इसको, इज इक्वल टू ये आपका √3 है, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। ए बी से ए बी क्या है तुम्हारा कट गया, अब क्या आ गया तुम्हारा साइन थीटा अपॉन क्या आ गया बेटा, जिससे डायरेक्ट आ गया कॉस थीटा आ गया, ये आ गया √3, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका √3, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 आ गया। तो अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आगे बढ़ना होगा, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल थ्योरेटिकल है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल क्वेश्चन है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी बात। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, है ना। दो वेक्टर का सम जो है वो उन्हीं दोनों के डिफरेंस के बराबर के जो वेक्टर्स हैं, मतलब दो वेक्टर का सम मान लो ए है, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, है ना, और जो ए माइनस बी होगा ये ना, दो वेक्टर का सम एंड उन्हीं दो वेक्टर का डिफरेंस, इन दोनों का जो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या होगा, जीरो के बराबर। क्या होगा बेटा जी, जीरो के बराबर होगा। तो जीरो के बराबर करके सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो जाएगा तुम्हारा a², है ना, सिंपल दो वेक्टर्स हैं तो हो जाएगा a², और जब b से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b आएगा, ठीक है ना। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा, और सेम वेक्टर में क्या होगा डॉट में, वो जो कर देगा सीधे b² माइनस b² इज इक्वल टू 0, तो ये तो कट जाएगा
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू बी, यानी उनका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो आर इक्वल ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये आपका सही होगा। ठीक है बेटा जी, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको रीड करके उसका आंसर देना। अब देखो बेटा जी, ये जो क्वेश्चन आपका है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, 2D में डायरेक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ लिखेंगे। अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं, यहाँ पर देखो, ये देखो क्या बोलते हैं कि आपको डायग्राम बनाया दिखाया है मैंने कि इधर ऊपर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आपने कहा कि हमारे पास मान लो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका ये पॉइंट ए है ना, शिप आपकी ये है, ये कहाँ मूव कर रही है, ये मूव कर रही है वेस्ट, कहाँ मूव, वेस्ट वर्ड चल रही है, विथ स्पीड क्या है 10 किलोमीटर, इधर मूव कर रही है ऐसे ऐसे, ये ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं टाइम लूँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है। अच्छा, अब कह रहा है कि एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, एक शिप ये है, बी कहाँ पर है, बी मान लो आपने कहा कि बी यहाँ पर है, ये यहाँ पर बी है, साउथ में है, कहाँ से, एक से साउथ में, यहाँ पर यहाँ पर ये आपका बी पॉइंट है ना। कितना डिस्टेंस आपका 100 किलो, तो यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और ए मूव कर रहा है कहाँ पर, वेस्ट में, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। कह रहा है कि मूविंग, अच्छा जो बी है, अच्छा साउथ है, तो शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थ वर्ड विथ स्पीड 10 किलोमीटर। ये क्या है, बी किधर मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर है ना, ये बी ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बी है ना शिप आपकी बी, ये कितना, इसका स्पीड क्या दी गई है, इसकी स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट, मतलब ये इधर मूव कर रहा है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप बताइए वो टाइम जिस टाइम पर दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका सबसे कम हो जाए। तब ये 2D में है, अगर ये दोनों एक तरफ चलते, एक ही डायरेक्शन चलते, स्ट्रेट लाइन चलते, तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते आप। लेकिन क्या करना होगा, अगर ऐसे मोशंस आते हैं कि एक जा रहा है राइट में, एक जा रहा है किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे में आपको बोलते हैं कि ये रिलेटिव इन 2 डायमेंशन हो गया। इसके लिए क्या करो, एक बंदे को फिक्स कर दो, एक ए और बी, इन दोनों शिप में से किसी एक को फिक्स करो। फिक्स करने के बाद आप दूसरे को देखना शुरू करो। मान लीजिए हमने बी को फिक्स कर दिया, आप ए को भी फिक्स कर सकते हो। अगर बी को हमने फिक्स कर दिया तो इसकी वेलोसिटी 0 कर दिया हमने। अब ये बी जब ए को देखेगा तो क्या होगा, इसकी अपनी वेलोसिटी इसमें ऐड होगी, है ना बेटा जी। जब बी ए को देखेगा तो ये तो इसकी ये वाली जो वेलोसिटी तो ए के पास है ही। जब बी ने अपने आप को रोक दिया तो बी हो गया ऑब्जर्वर। अब बी को ए क्या दिखाई पड़ेगा, बी को ए कैसा दिखाई पड़ेगा, बी को ए के पास अगर बी भी चल रहा है और ए भी चल रहा है तब तो एक अलग बात है। जब आपने बी को रोक दिया तो बी को स्टॉप कर दिया तो बी की वेलोसिटी ए में ऐड होनी ही होनी है, क्योंकि आपने इसको ऐड कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो आपने कहा कि बी की वेलोसिटी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो यही स्पीड किसमें ऐड होगी, ए में, और जस्ट अपोजिट ऐड होगी ऐसे। कितना, 10 किलोमीटर पर आवर ऐड हो गई, क्योंकि आपने इसको रेस्ट में कर दिया। अब बताइए जब बी को आपने रेस्ट में मान लिया तो बी जब ए को देखेगा तो क्या ए जो है इस पर चलता दिखाई पड़ेगा, नहीं। क्या इस पे ए मूव करेगा, नहीं। बी को क्या दिखाई पड़ेगा कि ए के पास 2 वेलोसिटी है, एक तो 10 किलोमीटर पर आवर जो बी के रुकने की वजह से इसमें ऐड हुई है, और एक तो ए के पास पहले ही थी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ए होगा, ऐसे इस तरीके से जो ये होगा ऐसे। तो जो बी देखेगा किसको, ए को, तो जो है ए इस तरीके चलता हुआ दिखाई पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। और बी तो यहां रुका हुआ है। तो बताइए बी के लिए जो ए का मोशन है ये इस तरीके से हो गया, तो बी और ए के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी आप बताइए। कहोगे सर यहां से क्या ड्रॉ करेंगे, इस पर ड्रॉ करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे, ये होगी, इसे बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये हमें निकालना है, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कितना एंगल है, ये एंगल आपका होगा 45 होगा,
तो इसका कितना कंपोनेंट बताओ, ये वेलोसिटी क्या आएगी, ये तो वेलोसिटी आपकी आएगी 10√2 आएगी, ये जो वेलोसिटी क्या आएगी 10√2 आएगी ना, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये क्या आएगी 10√2 आएगी। आई थिंक मेरी बात समझ गए आप, ठीक है बेटा। तो आपने कहा कि ये जो वेलोसिटी है ये 10√2 है, और यहाँ जैसे पहुँचेगा, यहाँ जैसे पहुँचेगा, ये जो टाइम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम होगा, उसी टाइम पर तो बी बोलेगा ये क्या है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस हमें टाइम टी निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, अगर ये डिस्टेंस आपको मिल जाए और ये स्पीड तो आपको दी गई है, तो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका है ना, ये तो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड, अगर दोनों मिल जाए तो हम टाइम निकाल लेंगे हम। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा उसको बताइए। अब बेटा देखो ये कितना डिस्टेंस आपका, ये 100 है ना आपका, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 100 है, ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपका हाइपोटेनियस क्या आपका है, ये बन गया आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये आपका बन जाएगा 45 ये। तो ये 100 का कंपोनेंट इस पर कितना लोगे, कितना आ जाएगा, तो 100 cos 45, 100 cos 45, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 100/√2, ये हो जाएगा डिस्टेंस कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा डिस्टेंस। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस बात समझ गई, ये पूरा डिस्टेंस निकल गया। तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकल गया 100/√2, वेलोसिटी क्या है 10√2 है, फिर टाइम निकल, तो बेटे ये आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। तो टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना दी गई है बेटे 100/√2, और स्पीड क्या है, स्पीड आपका है अपॉन 10√2 है, ऊपर जाएगा तो 100/√2 इंटू 10√2, ये ना, तो 100 अपॉन क्या आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5 सेकेंड। आई थिंक ये ऑप्शन आपका सही 5 आर होगा, आर निकालने हम सब कुछ किलोमीटर में रख रहे हैं, ये आपका आर होगा। तो आई थिंक ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम रिलेटिव इन 2D में डिस्कस करते हैं। आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी में डाउट होगा तो आप जरूर पूछना बेटा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक आप समझ गए मैंने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, ठीक है बेटा जी। कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है, ओके, इट्स ऑल राइट, थैंक यू।